तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है येवा को, जो कि बहुत रो रही होती है और मास्टर से बोल रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे शियो मेरे कारण ही मर गया और उसके बाद ही ऐसा बुरा सिचुएशन स्टार्ट हुआ है। तो मास्टर को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद येवा रोते रोते नीचे बैठ जाती है, जिसको देख के मास्टर बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। उसके बाद मास्टर को और गुस्सा आता है, तो येवा को उठाकर बोलता है कि तुम इतना नाटक करना बंद करो, तुम बहुत ही सेल्फिश हो और अब तुम परवाह करने का दिखावा कर रही हो। तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ दिखावा करने का, और तुम धोखेबाज हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और अपनी जान बचाने के लिए हम दोनों भाइयों का इस्तेमाल की और हमारा यूज़ करने के बाद हमें भूल गई। तो येवा ये सुन के बहुत रोने लगती है और बोलती है कि मैं कैसे तुम दोनों भाइयों का यूज़ की हूँ, और अगर गलती से मैं यूज़ कर भी ली हूँ, अगर ऐसा अब तुम्हें लग रहा है तो ठीक है, तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगी। अगर तुम चाहोगे कि मैं सॉरी बोलूँ तो मैं सॉरी बोलूँगी, लेकिन अगर तुम कुछ और चाहोगे तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। इसलिए प्लीज़ तुम मुझे बताओ। तो मास्टर को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और मास्टर उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। और ये वह पीछे से अभी भी चिल्ला रही होती है कि रुक जाओ रुक जाओ, पर मास्टर नहीं रुकता है। तो ये वह बहुत रोने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और ये वह अभी भी बहुत सैड थी और कहीं ना कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और वो सोच रही होती है मास्टर को याद करके कि वो बिना कुछ कहे रूम से चला गया, और मैं उसे कितना भी सच बताने का कोशिश करूं, मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कितनी ईमानदार हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे पे ज़रा भी विश्वास नहीं करता है। आखिर मैं उसका विश्वास जीतने के लिए क्या करूँ। उसके बाद सोचती है कि अगर तुम इस तरह से चुप रहोगे तो मुझे कैसे कोई सच पता चलेगा। उसके बाद वो मास्टर का एक और बात याद करती है, जिसमें मास्टर उसे कह रहा होता है कि तुम कह रही थी कि मैं तुम पे भरोसा करूं, और मैंने किया भी, लेकिन लास्ट में तुम क्या की, तुम मुझे धोखा दे दी फिर से, और तुम मेरे भाई के बारे में क्यों जानना चाहती हो। जिसको याद करके येवा सोचती है कि वो तो मेरे पे ज़रा भी ट्रस्ट नहीं करता है, और मैं जिस तरह से उसके भाई की मौत का रीज़न पूछ रही थी उसके लिए तो ऐसा लग रहा होगा जैसे वो अपने भाई को मारने का तरीका बता रहा है। और शायद वो ये भी सोच रहा होगा कि अगर मुझे सब कुछ पहले ही पता चल गया तो शायद मैं पास्ट में जाकर उसके भाई को पहले ही जान से मार दूँ, इसलिए भी शायद मुझे वो कुछ भी सच नहीं बताना चाहता हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मास्टर को, जो कि बैठा हुआ होता है और पास्ट का एक सीन याद करता है, जिसमें येवा बोल रही होती है कि तुम बहुत ही क्रूएल हो और चालाक हो, और तुम इतनी सेल्फिश हो कि अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी आराम से धोखा दे सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो, और तुम्हारे में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद मास्टर दूसरा मोमेंट याद करता है, जिसमें येवा रो रही होती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा यूज़ कैसे कर सकती हूँ, मैं तुम वो दोनों भाइयों का यूज़ आखिर कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यूज़ की भी हूँ तो ठीक है, मुझे बताओ मैं अपना प्रायश्चित कैसे करूँ। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, चाहे तो मैं सॉरी बोलूँगी या जो चाहो मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे बताओ। जिसको याद करके मास्टर थोड़ा सैड हो जाता है। तभी वहाँ पे उसकी मेड आती है, जो कि कुछ दवा लाकर मास्टर को देती है और बोलती है कि मास्टर ये लीजिए दवा पीजिए। और मास्टर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टेंशन में हैं और आप ज़रा भी ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या बात है। तो मास्टर बोलता है कि आप मेरी चिंता मत करिए और येवा के बारे में बताइए। तो मेड बताती है कि येवा इस टाइम सो रही है। तो मास्टर बोलता है कि ठीक है। उसके बाद मेड कुछ देर सोचती है और बोलती है कि मास्टर हमारी मिस के बॉडी में जो हमारे फॉक्स टाइप का जो मोती है, आप उसकी बॉडी से कब निकालेंगे। जिसको सुन के मास्टर पूरा शॉक्ड हो जाता है। फिर मेड आगे बोलती है कि आप तो उस मिस को इसीलिए लेकर आए थे ना, ताकि उसके बॉडी से वो मोती निकाल सके, क्योंकि उसके बॉडी में जो मोती है वो बहुत ही प्रीसियस है और हमारी सैन्य शक्ति के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए हम लोग को जल्दी से जल्दी उसकी बॉडी से वो मोती निकाल लेना चाहिए। लेकिन मास्टर उस मोती का एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है और वो मोती काला पड़ गया है, तो अभी इस टाइम उस मोती को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो वो मोती में फिर से उसकी चमक आ जाएगी और एनर्जी वापस लौट आएगा, तब आप उस मोती को उसकी बॉडी से निकालेंगे। पर मास्टर कुछ नहीं बोल रहा होता है और उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। तो मेड बोलती है कि मास्टर आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं, और आप जब भी मोती का बात आता है आप हमेशा टालते क्यों रहते हैं। तो मास्टर बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, इस टाइम येवा की हालत ठीक नहीं है ना, तो मोती में भी बुरा इफेक्ट पड़ा है, तो इस टाइम मोती को निकालने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, और आपको तो सब कुछ पहले ही से पता है, तो फिर आप एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों पूछती रहती हैं। तो मेड बोलती है कि मास्टर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मिस की बॉडी से वो मोती निकालना ही नहीं चाहते हैं। उसके बाद बोलती है कि मास्टर अगर उस मोती को मिस की बॉडी से निकाल दिया जाए तो क्या मिस मर जाएंगी। तो मास्टर कुछ नहीं बोलता है। तो मेट बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, ऐसा ही बात है, इसलिए आप अभी पूरा सावधानी से चल रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जहाँ पे गांव वाले कुछ कुछ सामान लेके जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारी लोमड़ी आ जाती है और अचानक से सभी गांव वालों पे अटैक कर देती है और एक एक इंसान को मार देती है।
जो न्यूज़ येवा के फादर तक भी पहुंचता है, जिसको सुन के येवा के फादर पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या गांव के पास आज 3 हमले हुए। तो लीचंग के फादर बोलते हैं कि हाँ, इसलिए हमने अपने घर में सुरक्षा और तेज़ कर दी है और आपको यही बताने के लिए आया था कि आप भी अपना सुरक्षा तेज कर दीजिए, क्योंकि हम मुझे पता था कि येवा बीमार है, इसकी वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो बाहर का न्यूज़ आपको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग खुद ही चल कर आए आपको बताने के लिए। और साथ ही येवा के लिए कुछ मेडिसिन भी लेकर आया हूँ मैं, जिससे येवा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए और ये मेडिसिन ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस मेडिसिन को खाकर येवा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। तो येवा के फादर बोलते हैं कि इस अनमोल तोहफ़ा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो अपने सर्वेंट को बोलते हैं कि ये मेडिसिन जाकर अंदर रख दो। तो उसका सर्वेंट बोलते हैं कि ठीक है मास्टर। उसके बाद लीचंग के फादर बोलते हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो हम और सोल्जर्स को आपके घर में भेज देंगे। और इधर दिखाया जाता है लीचंग को, जो कि येवा से मिलने के लिए अंदर भाग रहा होता है। तभी एक सर्वेंट उसे रोककर कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो लीचंग पूछता है कि लेकिन क्यों, मैं तो येवा से मिलने जा रहा हूँ, मैं उससे क्यों नहीं मिल सकता। तो सर्वेंट बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि हमारे मास्टर ने आदेश दिया है कि वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर और कुछ सेवक ही अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए प्लीज़ यंगा मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए। और इधर दिखाया जाता है शियो को, जो कि पिल्लो वगैरह लेके जा रहा होता है, जिसको देख के लीचंग सोचता है कि ये अंदर जा सकता है और शियो लीचंग को ग्रीट करके अंदर जाने लगता है, जिसको देख के लीचंग सोचता है कि इसे अंदर जाने से तो कोई नहीं रोक रहा है, तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है। उसके बाद वो पास्ट का एक फ्लैशबैक याद करता है, जिसमें येवा और शियो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, जिसको याद करके सोचता है कि ये दोनों तो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक दिखाई दे रहे थे। वैसे जब मैं बहुत पेरेंट्स से मिला था तो येवा उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी, अपने रूम में भी आने नहीं देती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ ठीक हो गया और येवा उसे अपना पर्सनल गार्ड भी बना ली। और अब ये लोग दोनों इतने क्लोज रहते हैं कि मेरे लिए अब मुसीबत खड़ा हो गया है। मैं पता नहीं येवा के इतने नज़दीक कब जा पाऊँगा। वैसे मैं भी येवा के साथ रहना चाहता हूँ, काश मैं येवा के और करीब जा सकता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शियो को, जो कि गद्दा वगैरह ले जाकर येवा के रूम में रखता है, जिसको देख के नैनी बोलती है कि शियो सच में तुम बहुत मेहनत करते हो। और शियो एक नज़र येवा को देखता है और सोचता है कि येवा को जल्दी से जल्दी उठना होगा। उसके बाद सोचता है कि सारे डॉक्टर लोग आसपास ही रहते हैं, जिसके कारण इतना भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं लेडी को अपना खून पिला सकूं। और कोई ना कोई दिन भर रूम में रहता ही है, जिसकी वजह से मेरे लिए और हार्ड होते जा रहा है। और मास्टर तो कह रहे थे कि फ्यूचर में और सैनिक यहाँ पे लेकर आएंगे जो दिन भर यहीं रहेंगे, तो मेरे लिए तो और मुश्किल हो जाएगा मिस को खून पिलाना। और ऐसा सोच सोच के वो बहुत परेशान हो रहा होता है। तब उसे चक्कर जैसा आने लगता है। तो नैनी पूछती है कि शियो क्या तुम ठीक हो, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अब पीले पड़ रहे हो और तुम ज़रा भी ठीक नहीं लग रहे हो, और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। उसके बाद वो पसीना पोंछकर पूछती है कि शियो आखिरी बार तुम कब सोए थे, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जब से हमारी लेडी बेहोश हुई है तब से मैं तुम्हें ना ही सोते देखी हूँ और ना ही कुछ खाते पीते देखी हूँ, तो तुम सो कब रहे हो और खा पी कब रहे हो। उसके बाद बोलती है कि शियो ये ठीक नहीं है, तुम्हारा हेल्थ ख़राब हो जाएगा इससे, इसलिए जाकर तुम आराम कर लो। यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लेडी का ध्यान रख रहे हैं, हम लोग सबको ध्यान रख रहे हैं, इसलिए जाकर सो जाओ। तो शियो बोलता है कि नहीं, मुझे लेडी के साथ ही रहना है। और ऐसे बोलते बोलते उसे ऐसा चक्कर जैसा लगता है कि वो अचानक से वहीं पे गिर जाता है, जिसको देख के सारे मेड लोग शॉक्ड हो जाते हैं और नैनी भी पूरा परेशान हो जाती है और शियो को उठाने का कोशिश करने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है सुरा को, जो कि जंगल में आई होती है और आसपास वो सभी जगह शियो को ढूंढने लगती है, पर शियो कहीं नहीं दिखाई देता। तो वो सोचती है कि मैं पागल हो गई हूँ, ये लड़का यहाँ पे भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। सारे जगह मैं ढूंढ ली, एक भी जगह मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद वो पास्ट का सीन याद करती है, जिसमें उसकी मेड लोग आकर सारा कहानी बता देती है कि उसके फादर किसी फॉक्स का तलाश कर रहे हैं जो इंसानों को अपना खून पिलाता है, जिसको सुन के सुरा पूरा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या मेरे फादर ऐसी लोमड़ी की तलाश में है जो इंसानों को अपना खून देता है। तो मेड बोलती है कि हाँ मिस, वैसे मुझे पता नहीं है कि आखिर वो कौन लोमड़ी है जिसका दिल इतना बड़ा है जो अपना खून किसी और को दे रहा है पीने के लिए। वैसे मिस, अगर हमारे राजा को फॉक्स मिल गया तब तो उसे बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक काम कर रहा है। वैसे इतना ख़तरनाक काम वो कैसे कर सकता है, और वो हमारी ट्राइब के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। उसके बाद बोलते हैं कि अगर हमारे किंग को वो मिल जाए तब तो हमारे किंग उसको ऐसा सज़ा देंगे जिससे वो पूरी ज़िंदगी याद रखेगा, या तो फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए मार देंगे। जिसको याद करके सूरा पूरा परेशान हो जाती है और सोचती है कि मुझे जल्दी से जल्दी उस लड़के को ढूंढना होगा, आखिर वो लड़का कहाँ चला गया। और मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, उसके गांव में जाकर ढूंढी, वो जो उस पहाड़ में शिकार करने आता है मैं वहाँ जाकर ढूंढी, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया। आखिर तुम हो कहाँ।
और ऐसे सोच सोच के वो बहुत परेशान हो रही थी। उसके बाद सोचती है कि अब तो सुबह भी होने वाली है और सुबह होने से पहले पहले मुझे अपने महल भी जाना होगा, लेकिन मुझे तुम्हें ढूंढना भी है। आखिर मैं क्या करूं? क्योंकि एक बार अगर मेरे फादर को तुम्हारे बारे में पता चल गया तब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए बेटर होगा कि इसी टाइम तुम मेरे पास आ जाओ, जिससे मैं तुम्हें सारा सच बता सकूं। और ऐसे वो सोच रही होती, तभी अचानक से उसे स्मेल आता है खून का, जिसको स्मेल करके सोचती है कि खून की स्मेल आखिर कहाँ से आ रही है। और ऐसे सोच के वो आगे जाती है, तभी देखती है कि सामने शियो है, जो कि एक्चुअल में सोहा होता है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।